सोचिए, एक ऐसा देश जो अपने हर नागरिक को जीने का पूरा अधिकार देता है, क्या वो किसी को सम्मान से मरने की इजाजत भी दे सकता है? सुनने में ये सवाल थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? पर भारत में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर ये फैसला क्यों और कैसे लिया गया। ये सवाल सिर्फ कानून की किताबों का नहीं है, ये हम सबके दिलों से जुड़ा है। जब हम किसी अपने को, किसी प्रियजन को ऐसी तकलीफ में देखते हैं जिसका कोई अंत नजर नहीं आता, तो मन में यही ख्याल आता है, क्या जीने के अधिकार में सम्मान से मरने का हक भी शामिल होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी कानूनी पहेली तो है ही, पर उससे भी ज्यादा ये एक बहुत ही गहरी मानवीय दुविधा है। तो चलिए आज इस पूरे मुद्दे को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे हरीश राणा की कहानी, फिर समझेंगे कि कानूनी उलझन आखिर थी क्या, देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आज तक का सफर कैसा रहा, और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि इससे एक नई राष्ट्रीय बहस कैसे छिड़ गई है। देखिए, कानून की बड़ी बड़ी बातें और जटिल बहसें, इन सब के पीछे ना हमेशा एक इंसान की कहानी होती है। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे भी एक परिवार का 13 साल लंबा दर्द है, उनका धैर्य है और एक ऐसी प्रार्थना है जो कोई भी माँ बाप कभी नहीं करना चाहेगा। ये कहानी है हरीश राणा की। हरीश राणा एक होनहार बीटेक स्टूडेंट, आंखों में ढेर सारे सपने, एक अच्छा भविष्य बनाने की चाह। लेकिन एक हादसा, बस एक पल, और सब कुछ बदल गया। हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद हरीश की जिंदगी तो बदली ही, उनके पूरे परिवार की दुनिया जैसे थम सी गई। पूरे 13 साल, जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। 13 साल, ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये एक परिवार की रोज टूटती उम्मीदों का, उनके आंसुओं का और उनकी खामोश प्रार्थनाओं का हिसाब है। हरीश का शरीर सांस तो ले रहा था, पर वो खुद एक ऐसी दुनिया में थे जहां से कोई वापसी नहीं थी। वो क्वाड्रिप्लीजिया के साथ एक वेजिटेटिव स्टेट में थे। उस परिवार ने क्या कुछ नहीं किया। इलाज के लिए अपना घर तक बेच दिया, पिता एक ठेला चलाने लगे। सोचिए, सब कुछ दाव पर लगा दिया। पर जब दर्द और लाचारी ने सारी हदें तोड़ दी, जब लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तब उन माँ बाप ने वो कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अदालत गए और अपने ही बेटे के लिए मुक्ति मांगी, एक तरह से मौत की भीख मांगी। ये तो थी एक परिवार के दिल की कहानी, पर कानून दिल से नहीं, दिमाग और दलीलों से चलता है। तो सवाल उठता है कि कानून क्या कहता है? एक परिवार को अपने ही बेटे की पीड़ा खत्म करने के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ा? चलिए इस कानूनी उलझन को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु दो तरह की होती है। एक है एक्टिव यूथनेशिया, मतलब जानबूझकर कुछ ऐसा करना जिससे मौत हो जाए, जैसे कोई जहरीला इंजेक्शन देना। ये भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसे हत्या माना जाता है। और दूसरी है पैसिव यूथनेशिया। इसका मतलब है कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब किसी को जिंदा रखे हुए है, उसे हटा लेना। और हरीश के केस में इसी पैसिव यूथनेशिया की इजाजत दी गई। अब दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में। ये अनुच्छेद हमें जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन इसमें कहीं भी मरने का अधिकार शामिल नहीं है। और यही सबसे बड़ी कानूनी अड़चन थी। अगर परिवार या डॉक्टर खुद से लाइफ सपोर्ट हटा देते तो उन पर हत्या का केस बन सकता था। इसीलिए उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो सिर्फ कानून पर नहीं, बल्कि मानवता और सहानुभूति पर आधारित था। एक ऐसा फैसला जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। कहते हैं उस दिन कोर्टरूम में एक अजीब सा सन्नाटा था। फैसला सुनाते वक्त एक जज साहब की आंखें भी नम हो गईं। ये इस बात का सबूत था कि यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, ये इंसानियत का फैसला था। कोर्ट ने शेक्सपियर को कोट करते हुए इस गहरे सवाल पर विचार किया और माना कि सिर्फ सांसें चलना ही जीवन नहीं है, सम्मान के साथ दुनिया से विदा लेने का हक भी होना चाहिए। कोर्ट ने सिर्फ हाँ कहकर बात खत्म नहीं की, उन्होंने ये भी पक्का किया कि पूरी प्रक्रिया सम्मान के साथ हो। इसके लिए 4 खास निर्देश दिए गए। पहला, मेडिकल सपोर्ट हटाया जा सकता है।
दूसरा, इस पर दोबारा सोचने की जो 30 दिन की अवधि होती है उसे हटा दिया गया ताकि प्रक्रिया जल्दी हो। तीसरा, एम्स को हरीश को एक खास पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती करना होगा। और चौथा, ये पूरी प्रक्रिया एक स्पेशल मेडिकल प्लान के तहत होगी जिससे मरीज की गरिमा बनी रहे। अब ये समझना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले तक अचानक नहीं पहुंचा है। इसके पीछे दशकों की कानूनी लड़ाई है और कुछ ऐसे मामले हैं जिन्होंने इस फैसले की नींव रखी। ये पूरी बहस असल में शुरू हुई थी नर्स अरुणा शानबाग के दिल दहला देने वाले केस से। 1973 से वो वेजिटेटिव स्टेट में थी। 2011 में जब उनका मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इजाजत तो नहीं दी पर पैसिव यूथेनेशिया के कॉन्सेप्ट को मान लिया। फिर आया साल 2018 जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस बनाई और लिविंग विल को भी मान्यता दी। और अब 2024 में हरीश राणा का केस पहला ऐसा मामला बना है जहां उन 2018 की गाइडलाइंस के तहत इजाजत दी गई है। तो ये लिविंग विल क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये एक कानूनी दस्तावेज है। इसमें कोई भी व्यक्ति पहले से ये लिख सकता है कि अगर भविष्य में वो कभी किसी ऐसी बीमारी या कोमा में चला जाए जहां से ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो तो उसे जबरदस्ती लाइफ सपोर्ट पर जिंदा ना रखा जाए। हरीश के पास ऐसी कोई विल नहीं थी। शायद होती तो परिवार को ये लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। हरीश राणा का केस तो बस एक शुरुआत है, लेकिन इस एक फैसले ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। इसने हम सब के सामने कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक समाज के तौर पर हम जीवन, मृत्यु और सम्मान को आखिर किस नजर से देखते हैं? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस फैसले के भी हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं वो कहते हैं कि ये व्यक्ति की अपनी मर्जी का सम्मान है, ये किसी को भयानक पीड़ा से मुक्ति दिलाता है और सम्मान के साथ मरने का हक देता है। लेकिन जो इसके खिलाफ हैं उनका डर भी जायज़ है। वो कहते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, किसी पर दबाव डाला जा सकता है। किसी की मर्जी असली है या नहीं ये तय करना बहुत मुश्किल है। ये सब बहुत ही उलझे हुए नैतिक सवाल हैं। अगर हम दुनिया भर में देखें तो नीदरलैंड और कनाडा जैसे कई देश हैं जहां एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की यूथेनेशिया कानूनी है। इस फैसले के बाद भारत भी अब उन देशों की लिस्ट में आ गया है जहां कम से कम पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत है। हाँ, भले ही इसके नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या यह फैसला सम्मान के साथ मृत्यु की तरफ एक जरूरी कदम है, या फिर ये एक ऐसी फिसलन भरी ढलान की शुरुआत है जहां जिंदगी की कीमत कम होने का खतरा है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। इस सवाल का जवाब हम सबको एक समाज के तौर पर मिलकर खोजना होगा।